देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने लगी है। क्या माना जाए कि जो दूसरी लहर थी वो अब खत्म होने की कगार पर है? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली जो अब ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें एक हफ्ते से, यदि हम नेशनल एवरेज देखें तो वो भी 6% के लगभग है, और दिल्ली का देखें तो वो तो 1% से नीचे चला गया है, आधा परसेंट ही है। तो जो नए केसेस हैं उनका जो संक्रमण का दर है दैट इज नाउ कमिंग at a level where we can say that the number is now on the decline. नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा है और स्थिति काफी तेजी से नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। कैसे दूसरी लहर की समाप्ति की ओर देखा जाए कि लहर खत्म हो रही है दूसरी? ये कहना तो अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, जल्दबाजी होगी कि दूसरी लहर खत्म होगी, क्योंकि अभी भी कुछ स्टेटों में, कुछ राज्यों में अभी भी 5 से ऊपर है संक्रमण का जो दर है। तो जो WHO का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से यदि हम माने तो यदि 5 से नीचे होता है तो देन इट इज नॉट ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, बट इफ इट इज अबव 5% देन इट इज ए पब्लिक हेल्थ इश्यूज। एंड वी कैन नॉट से, और हम ये नहीं कह सकते कि खत्म हो गई है, अभी भी जो नए केसेज हैं वो कुछ स्टेटों में 5 से ऊपर बने हुए हैं। दिल्ली में निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में 1% से नीचे चली गई है। क्योंकि अभी हम देश की बात कर रहे हैं तो देश के कई राज्यों में आपने जिस तरह जिक्र किया कि जो एक पीक था कि रोजाना 5,000 10,000 जो केसेस आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं गिरावट हुई है, तो ये एक अच्छा संकेत के तौर पर देखा जाए। निश्चित रूप से ये पॉजिटिव साइन है, रिकवरी भी बहुत अच्छी हो रही है और जो नए केसेस हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। आप देखिए कहाँ 4 लाख थे केसेस और अभी 1 और 1.5 लाख के बीच में आ गए हैं। तो ये बहुत, मतलब आप ये देखिए कि 60 से 70% कम हो गए केसेस, और कुछ राज्यों में तो बहुत जो नए केसेस हैं वो रिकवरी ज़्यादा हो रही है और संक्रमण की दर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नए केसेस हैं वो बहुत ही कम है, और कुछ स्टेटों में तो 100 से नीचे हो गया है जो नए केसेज हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा देखा गया है, पहले 400 केस 1000 केस होते थे तो 100 के आसपास होते थी, अब भी 36 40 इस तरह से हो रही है। क्या वजह है मौत के आंकड़े? अब देखिए इस बार जो सेकेंड वेव आई, इसमें जो पेशेंट आए, जो पेशेंट आईसीयू में भर्ती हुए, जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, जो वो पेशेंट इतने खराब हालत में आए कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी का 40%, किसी का 50%, ऐसे पहली वेव में नहीं है। लास्ट ईयर ऐसे कोई केसेस नहीं है। लास्ट ईयर सबका ऑक्सीजन का लेवल 90 से ऊपर था, इस बार सबका 90 से नीचे था। जो भी पेशेंट जिसको हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, हमने देखा कि 40%, 50%, और यदि किसी को टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिला या टाइम से ऑक्सीजन बेड नहीं मिला या आईसीयू नहीं मिला तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले गए, मल्टी ऑर्गन होता चला गया। उनमें जो ऑक्सीजन की कमी थी जिसकी वजह से सेलुलर लेवल पे, ब्रेन के लेवल पे, फेफड़े के लेवल पे, हार्ट पे, सब अंगों पे उसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से हुआ, और उसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत बड़े स्तर पे ऑक्सीजन की, जैसे कुछ लोगों को तो 40 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में चाहिए थी, तो वो बाईपैप चाहिए या उनको HFNO चाहिए, हाई फ्लो चाहिए। वो एक मेजर इशू इस बार रहा। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। सप्लाई और डिमांड में काफ़ी सारा अंतर रहा, और ऑक्सीजन जो है मेन इसका ट्रीटमेंट था, और यदि किसी को टाइम से आईसीयू बेड नहीं मिला या ऑक्सीजन नहीं मिली तो निश्चित रूप से उसका जो आउटकम है वो खराब रहा। सर, क्योंकि ऑक्सीजन का आपने जिक्र किया, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी भी हुई, कालाबाजारी भी हुई, कहीं ना कहीं इसे एक विफलता के तौर पे भी देख सकते हैं कि सेकेंड वेव की आशंका थी, आप लोग लगातार बैठक भी करते रहे थे कि उतनी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली जिस कारण ये मौत का आंकड़ा बढ़ा, या सरकार की कमी कहीं से? हम ये नहीं कह सकते कि ये विफलता है या फेलियर है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज थे हमारे, आप देखिए कितना ही बड़ा देश हो, चाहे वो अमेरिका हो
या इंग्लैंड हो, वो तो बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा हेल्थ सिस्टम उनका है। वहां पर भी ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क सिटी में आप देखिए, वहां पे भी ये समस्या आई कि लोगों को आईसीयू नहीं मिले, बेड नहीं मिले। लोग वहां पे न्यूयॉर्क में भी लोगों की सड़कों पर डेथ हो रही थी, एम्बुलेंस में डेथ हो रही थी। तो ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ, फेलियर नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ कि केसेस जो है एकदम से अचानक आ गए, सडनली आ गए। और जो हमारा जो ऑक्सीजन का जो अवेलेबल ऑक्सीजन था, उसका जो हम देखें तो वो कम था और डिमांड एकदम से बढ़ गई। जैसे कि आप हमारे अस्पताल में देखिए कि पहले कोविड से पहले 4 से 5 टन हमारे पास ऑक्सीजन डेली खपत होती थी, पर जैसे कि सेकंड वेव आया तो हमारी जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो 35 से 40 टन प्रतिदिन हो गया। तो ऑलरेडी हमारे पास 2 से 3 टैंकर आते थे, पर एकदम से आपको 6 टैंकर आपको चाहिए। तो उसके लिए पूरे इंडिया में ऐसी सिचुएशन हुई कि जहाँ डिमांड बढ़ी और जो हमारे रिसोर्सेज थे वो फुल कैपेसिटी पे चल रहे थे। तो उसके बावजूद भी काफी सारे लोग ठीक हो गए। आपने देखा कितने लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये मेरा मानना है कि जो हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको अब दोबारा से ऑगमेंट कर रहे हैं। सभी स्टेटों में ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी वो बढ़ाई जा रही है। सभी जगह अभी देखिए कि दिल्ली में 15,000 से ज़्यादा बेड खाली हैं, काफ़ी सारे बेड्स खाली हैं। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी तैयारी की, पर कई बार ऐसा होता है कि तैयारी के बावजूद भी जो वेव है उसकी इंटेंसिटी इतनी तेज होती है कि एकदम से केसेस ऊपर चले गए और उसकी वजह से थोड़ा सा केसों का ज्यादा आना। केसों का ज्यादा आना। सर, अब किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? क्योंकि देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो कोविड के अलावा फंगस के मामले भी अस्पताल में आ रहे हैं? देखिए, कोविड के अलावा हमारे पास अभी 80 के लगभग ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं, 80। तो वो काफ़ी सारी बड़ी संख्या है। हमारे पास पूरे नॉर्थ इंडिया से पेशेंट्स आ रहे हैं, दिल्ली से भी, दिल्ली से बाहर से भी। और काफ़ी लोग वो आ रहे हैं जिनका शुगर बहुत ज़्यादा था, अनकंट्रोल्ड शुगर था। वो आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड का ओवर यूज किया, मिस यूज किया। और प्राइवेट प्रैक्टिस में जो डॉक्टरों ने भी ज़्यादा स्टीरॉयड यूज किए। हमने देखा कि हमारे यहाँ पे कई हज़ार पेशेंट एडमिट थे, सिर्फ 2 को ब्लैक फंगस हुआ। पर यदि हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो ये बहुत ज़्यादा संख्या में प्राइवेट सेक्टर के लोग हमारे यहाँ पर रेफर हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टीरॉयड खा रहे थे होम केयर में। कुछ लोग जो छोटे अस्पताल हैं वो स्टीरॉयड 15 दिन 20 दिन दे रहे थे, जबकि WHO कहता है, ICMR की गाइडलाइन कहती हैं, जो भी विश्व में सबसे बड़ी जो बॉडी है हमारी डॉक्टरों की, वो कहती है कि भाई स्टीरॉयड कम से कम यूज होना चाहिए। पर हुआ उसका उल्टा, स्टीरॉयड लंबे समय तक दिए गए, ज़्यादा डोज दी गई, उसकी वजह से काफ़ी सारा ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम आया। इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर रहे, जैसे कि हमने देखा होगा कि काफ़ी सारा जो ह्यूमिडिटी और जैसे मास्क हैं, हम लोगों से कहते हैं कि भाई मास्क को आप, यदि आप कपड़े का मास्क है तो उसको आप रोज धोइए और रोज उसको सनलाइट में या सूर्य के प्रकाश में उसको सुखाइए। तो लोग ऐसा कर रहे थे कि एक मास्क लगा लिया और एक मास्क ही 2 दिन 3 दिन तक वो चलता रहा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा फंगस ग्रो किया। और भी कई कारण थे। तो ये सारे तो अभी स्टडी चल रही है, डिटेल स्टडी चल रही है कि इतने ज़्यादा क्यों हो गए। हमारे पास भी हम डाटा एनालाइज कर रहे हैं कि जो ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, ये सब मामले बड़ी तेज़ी से क्यों बढ़े। तो मुख्य रूप से एक ही कारण था कि एक तो डायबिटीज़ और दूसरा स्टीरॉयड। तो ये अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, ये हमारी स्टडी यहाँ पे चल रही है। आपने जिक्र किया कि स्टेरॉइड के कारण जो है ब्लैक फंगस के मामले बढ़े। सर, लेकिन जो बाकी फंगस है, ब्लैक फंगस आपके यहाँ एडमिट है, जो येलो है और व्हाइट है, उस फंगस के मामले भी हैं क्या? देखिए, जो व्हाइट फंगस है, कैंडिडाइसिस है, एस्परजिलोसिस है, ये सारे जो फंगस हैं ये तभी होते हैं जब किसी भी मरीज की इम्यूनिटी धराशायी हो जाती है, किसी भी इम्यूनिटी लोअर लेवल पे चली जाती है, या बहुत सारे उनको इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है दवाइयों के द्वारा। जैसे स्टीरॉयड देते हैं तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, दब जाती है। तो जब दब जाएगी तो जो बाकी के वातावरण में जो फंगस है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये उसका कारण है। स्टीरॉयड की वजह से काफ़ी सारे वाइट फंगस भी आए। वाइट फंगस पहले भी डायबिटीज़ में कॉमन होता है, और इस बार वो लोग जो COPD वाले पेशेंट थे या जो
इनहेलर ले रहे थे अस्थमा के, या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम थी, तो उनमें इस तरह के व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस के मामले हमें देखने को मिले। सर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि पहले भी आते रहे मामले फंगस के, पहले के मुकाबले कितने बड़े हैं इस बार मामले? पहले आप कितने पेशेंट बहुत देखते थे और ज्यादा। देखिए, पहले ब्लैक फंगस के हमारे पास महीने में 2 या 4 पेशेंट आते थे, अब एक दिन में ही 10 आ रहे हैं, तो बहुत तेजी से बढ़े। पहले बहुत कम थे, अभी बहुत कई गुना ज्यादा केसेस हमारे पास आए। डॉक्टर सुरेश जी, क्योंकि अब तीसरी लहर को लेकर भी एक संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर पर बच्चों पर असर होगा, आप लोग भी लगातार बैठक कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और किन पर तीसरी लहर असर कर सकती है, कुछ बताइए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना है। उसके लिए हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है, हमारे विशेषज्ञों की टीम बन गई है, और क्योंकि ये जो तीसरी लहर है वो मुख्य रूप से बच्चों में आएगी, तो हमने हमारा जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, उनकी जो हेड है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया, और पूरा जो डिपार्टमेंट है उसको अपग्रेड करना चालू कर दिया। रामलीला मैदान में भी हमने 100 बेड का जो बच्चों का है बेड्स हमने रिजर्व किए हैं, और हमारे यहाँ के जो आईसीयू हैं उसमें भी हमने मूलभूत जो चेंज करने थे वो करना चालू कर दिया, कि किस तरह से हम पीडियाट्रिक आईसीयू को अपग्रेड कर सकते हैं, किस तरह से उसमें ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, किस तरह से ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि बच्चों का अलग होता है वेंटिलेटर और बड़ों का अलग होता है, तो थोड़ा जो भी हमें चेंज करना है वो सारे हम कर रहे हैं। बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, और विशेषज्ञों की जो टीम है वो हमने बना दी है, और ट्रेनिंग का काम हमने शुरू कर दिया है कि बच्चों में यदि ऑक्सीजन का ज़्यादा हमें देना पड़ेगा तो पूरी दिल्ली में उसके लिए हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग का भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि सारे डॉक्टरों को ऑक्सीजन थेरेपी बच्चों में किस तरह से दी जाए, कितना इफेक्टिव हो, वो सब भी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है। सर, कितने साल तक के बच्चों को ज्यादा खतरा है तीसरी लहर में? देखिए, बच्चों में खास तौर के वो बच्चे जो कि अंडरवेट हैं, बाई बर्थ जिसका बर्थ वेट कम होता है, या वो बच्चे जिनको कोई कॉन्जेनाइटल बीमारी है, या वो बच्चे जो कि मेल न्यूट्रिशन है, उनमें ज़्यादा इसका खतरा देखा गया है कोविड का। इसके साथ साथ हमने देखा कि वो बच्चे जिनको MIS हो रहा है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन द चिल्ड्रन, MIS-C, वो लोगों को खतरा ज़्यादा है, उन्हीं को आईसीयू की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो उसके लिए अभी हमने जो मेडिसिन है उसको IVIG कहते हैं, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, तो वो अभी हमने उसकी व्यवस्था भी हमने कर दी है। तो इसलिए ये काफ़ी सारा जो खतरा है वो उन्हीं लोगों में है जिनका इम्यूनिटी कम है। बाकी 90 से 95% बच्चों में कोई खतरा नहीं होता। पूरे इंडिया की यदि आप डाटा देखें तो सिर्फ 3% बच्चों में ही संक्रमण हुआ है, और उस 3% में यानी कि 97 अडल्ट्स और ओनली 3% चिल्ड्रन। अब उस 3% में भी 0.03% यानी कि 1/10 ऑफ दीज 3% को आईसीयू का या पीडियाट्रिक आईसीयू का जरूरत हुआ है। तो बहुत कम संख्या है बच्चों में जिसको कि आईसीयू की जरूरत होगी, ऐसा हमें देखने को मिला है। बच्चों की सर कोई वैक्सीन को लेकर प्रक्रिया चल रही होगी बच्चों को, जिस तरह वैक्सीन कोविशील्ड है, कोविड है, वैक्सीन का जो बच्चों में वैक्सीनेशन की स्टडी है वो एम्स में चल रही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चल रही है, और शीघ्र ही हमें अच्छी खबर मिलेगी। और क्योंकि कुछ कंट्री में तो ऑलरेडी बच्चों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड, और क्योंकि हमारी जो वैक्सीन है उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर जो प्रयोग कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एम्स में शुरू हो चुका है। तो जैसे उसके परिणाम आएंगे तो वो सबके साथ जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। यानी खुशखबरी भी आ सकती है, क्योंकि सितंबर का महीना बताया गया है थर्ड वेव के लिए। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, जो ये सेकंड वेव थी इससे हमने क्या कुछ सीखा, और आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से कि जो थर्ड वेव है उसका वो शिकार ना हो, और जो जागरूकता है और जो सख्ताई थी, जिस तरह से लोगों ने एक डिसिप्लिन अनुशासन बना के रखा, वो बना के रखे, क्योंकि इस बार लोगों ने ही बढ़ चढ़कर अनुशासन बनाए रखा।
देखिए, मैं आपके माध्यम से 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए। पिछली बार है कि लोगों ने वैक्सीन नहीं ली। वैक्सीन थी पर लोग हमने देखा हमारे सेंटर पे भी हमने 24 घंटे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया था और 600 लोगों को वैक्सीन लगाने की डेली हमने व्यवस्था की थी। रात में भी वैक्सीन कर रहे थे, पर रात को कुल 10 लोग, 5 लोग ये वैक्सीन लेने आ रहे थे। ये मैं बात कर रहा हूँ आपका मार्च महीने की, अप्रैल महीने की। तो वैक्सीन जरूर लीजिए, वैक्सीन ही आपको बचा सकती है। वैक्सीन यदि आप लेंगे तो आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। दूसरी बात, आप लापरवाह बिल्कुल मत होइए। यदि आप ये सोचते हैं कि कोरोना खत्म हो गया, सेकेंड वेव चली गई और आप कोविड जो बिहेवियर है उसको नहीं अपनाएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए पहली बात वैक्सीनेशन और दूसरी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये 2 बातें यदि आप रखते हैं ध्यान में तो निश्चित रूप से हम कोरोना को हरा पाएंगे और आगे वाली जो वेव है वो हो सकता है कि ना आए। यदि हम ये दोनों बातों का पूर्ण रूप से पालन करें तो जरूरी नहीं है कि थर्ड वेव आए। हो सकता है कि यदि सारे लोग वैक्सीन पे ध्यान दें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं तो थर्ड वेव की जो इंटेंसिटी है वो हम कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आपने जो एक अपील की है और जो एक संदेश दिया है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, और खुशखबरी भी ये मिल सकती है कि थर्ड वेव ना आए अगर सब लोग वैक्सीन लगवा लें। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि लोगों की आपकी जो अपील है उस पर ज्यादा से ज्यादा असर हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।